हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे पहले कभी कहा था कि मैं अभी आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही सॉल्व करवाऊंगी और उसी के सीक्वेंस में मैंने आपको दो पेपर सेट सॉल्व करवा दिए जो कि जूनियर असिस्टेंट के हैं। पहला पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया था यूपी जूनियर असिस्टेंट 2016 का। सेकंड वो पार्ट्स मतलब उसका एक पेपर शायद या फिर कुछ उसमें इशू रहा होगा क्योंकि 2016 का वो पेपर था लेकिन हुआ वो 2019 में। वो पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। सेकंड मैंने यूपी जूनियर असिस्टेंट का 2015 का पेपर भी आपको सॉल्व करवा दिया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी जूनियर असिस्टेंट 2016 का पेपर। 16 का जो शायद पहला पेपर हुआ होगा ये, तो उसका पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2016 में ही हुआ था। उसका पार्ट वन आज हिंदी सॉल्व करेंगे जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यूपी जूनियर असिस्टेंट में टोटल 80 क्वेश्चंस अभी तक होते थे आपके। तो उसमें 80 क्वेश्चंस में कितने होते थे आपके आपके 40 मैथ हिंदी के होते थे और 20 मैथ्स के और 20 आपके रीजनिंग के होते थे। लेकिन इस बार का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें 130 क्वेश्चन कर दिए गए थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब चेंज हो गया है, थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। और मैं आपको जो पेपर सेट सॉल्व करवाती हूँ एक दिन में पूरा नहीं करवाती हूँ, इसको पार्ट वाइज करवाती हूँ। जैसे जूनियर असिस्टेंट में 3 पार्ट है, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। तो मैं पहले हिंदी सॉल्व करवाती हूँ, फिर देन रीजनिंग, देन जीएस। तो आज भी हम उसी सीक्वेंस में करेंगे। आज हम पहले करेंगे हिंदी का पेपर जो कि पार्ट वन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 8 या 5? एक्चुअली ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डाउटफुल है। मैंने कई जगह पे हिंदी की 10 बोलियां पढ़ी हैं, मतलब विख्यात बोलियां 10 भी पढ़ी हैं और कहीं कहीं पर मुझे 8 भी मिला है विख्यात बोलियों में। लेकिन जो आपका आयोग ने माना है वो आपको माना है 8, तो हम लोग 8 को ही मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपके हिंदी से कुछ बोलियों के बारे में, तो आप मुझे हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां मुझे बताइए कि कौन कौन सी कुछ प्रमुख बोलियां, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और पेन पेपर लेकर बैठिए, आप सारे आंसर को खुद से करिए। जितने क्वेश्चन आंसर आपको आ गए हैं आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अभी तक कितने क्वेश्चन आंसर को कर पा रहे हैं। सेकेंड है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नहचू, आल्हा उदल या पृथ्वीराज रासो? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? देखिए, सतसई, रामलला नहचू और आल्हा उदल ये तो सब बाद में आए थे, पहले तो आए ही नहीं। तो आपका जो जो पृथ्वीराज, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है वो आपका आदिकाल का ग्रंथ है, आदिकाल का ग्रंथ है। तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा होगा? पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल में ही आ गया था। निम्न में लिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या संयुक्त काल? इसका आंसर बताइए जल्दी से मुझको। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो द राइट आंसर इज संयुक्त काल। संयुक्त काल आपका हिंदी साहित्य के काल विभाजन में नहीं आता है। हिंदी साहित्य को आपको कई सारे विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया है। तो जो हिंदी साहित्य को जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जो 1929 में उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रस्तुत किया था। उन्होंने उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, 1050 से 1375। कहीं कहीं पर आपको 650 से 1375 या 50 के आसपास भी मिल सकता है। आप ऐसे याद रखिए, 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहते हैं, जो कि संवत 1375 से लेकर 1700 के बीच है। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल कहते हैं, संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल का जो गद्य काल कहलाता है उसको हम 1900 से अब तक हम देखते आए हैं। तो आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, लेकिन संयुक्त काल नहीं। तो राइट आंसर इज
संयुक्त काल। नेक्स्ट, क्रियापरक कोटि चिन्हित कीजिए, कारक, लिंग, वचन या पक्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्रियापरक कोटि आपको बताना है। तो देखिए, वचन, वचन क्या होता है, वचन तो दो होते हैं, एक होता है एक वचन, एक बहुवचन। उसका क्रिया से क्या संबंध है। व्याकरण कोटि मतलब व्याकरण से कोई रिलेशन उसका, क्योंकि एक वचन बहुवचन होता है, उसका संज्ञा सर्वनाम के तरह से रिलेशन होता है, लेकिन संबंध हम कैसे बता सकते हैं उसको। लिंग आपके दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। एक होता है, अब आपका बच्चा क्या मतलब वचन और लिंग तो नहीं हो सकता, बचा आपका पक्ष और कारक। तो राइट आंसर इज अ कारक, क्योंकि व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो उसे कारक कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये बनती है, क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। मतलब किसी, अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, अगर राम रावण मारा हम लिख देते हैं तो हमें कैसे पता चलता है किसने किसको मारा। तो क्रिया को करने के लिए मैं क्या पूरी तरह से क्या कारक भूमिका निभा रहा है, कारक। तो और थर्ड डेफिनेशन, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध क्रिया से पता चले, तो वो भी क्या होता है, कारक। कारक टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रारेरी, और एक होता आपका संबंध का के की रारेरी नानेनी अधिकरण में पर, अधिकरण में पर हुआ। तो चलिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर पक्ष माना था, लेकिन राइट आंसर कारक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया या औचित्य बोधक क्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपनी नोटबुक में जरूर लिखते जाइएगा आप लोग। तो द राइट आंसर इज योजक क्रिया, इसको हम बोलते हैं योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी भी यहाँ पे क्या है, योजक क्रिया की तरह यूज हो रही है। ये कैसे यूज हो रही है मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली योजक क्रिया के 3 भेद होते हैं, और यदि कर्ता प्लस पूरक प्लस योजक क्रिया आता है, कर्ता प्लस पूरक मतलब कर्ता को पूरक करने वाला या विशेषण को पूरक हो जाए, या फिर आपका क्रिया विशेषण का पूरक हो, मतलब कर्ता प्लस पूरक प्लस योजक क्रिया। जैसे दशरथ राजा थे, तो जो थे होंगे वो योजक क्रिया होगी। और जैसे आपने बोला चूड़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थी योजक क्रिया हो जाएगा। राजियो गांव में है, तो यहाँ पे है क्या है आपका, योजक क्रिया है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। तो मूल अकर्मक धातु से जब हम प्रत्यय को लगा देते हैं तो दो तरह की धातुएं बनती है, दो तरह की क्रिया बनती है। एक बनती सकर्मक तथा दूसरी प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर संयुक्त धातु हो नहीं सकता, द्विकर्मक धातु होगा नहीं, समस्त धातु होगा। साधित सकर्मक धातु या सकर्मक धातु, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, सारंग ले सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग छीने पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या रूपक। तो द राइट आंसर इज यमक अलंकार। यहाँ पर आपका क्या है, यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द की बार बार आए और किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे सारंग, सारंग और सारंग, यहाँ पर क्या है, तीनों सब अलग अलग हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे क्या, इनके सारे जो शब्द हैं वो सारे अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यमक अलंकार होगा। और जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वो आपका होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, और जैसे यहाँ पे मनु मानो जनु जानो मनु जनहु ऐसे शब्द है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर क्या होता है आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि चरण धरत चिंता करत आवत नींद न सोर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे सुबरन क्या है, यहाँ पे इसके 3 अर्थ हैं। अगर कवि के लिए देखें तो अच्छा वर्ण व्रत,
व्यभिचारी के लिए देखें तो सुंदर स्त्री, और अगर चोर के लिए देखें तो क्या है सुबरन, सोना है आपका। और तीसरा आपका रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या, तो जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए वहाँ पर क्या आता है आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र सा खिलौना नहीं ले, चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ क्या उपमेय में ही क्या उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया गया, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर इज यमक अलंकार। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस या अद्भुत रस? तो द राइट आंसर इज विभत्स रस। अब आपको ये बताना है कि करुण रस, रौद्र रस और अद्भुत रस के क्या क्या स्थायी भाव होते हैं। करुण रस का होता है शोक, रौद्र रस का होता है क्रोध, और अद्भुत रस का क्या होता है, बताइए जल्दी से, अद्भुत रस का क्या होता है? तो आपका अद्भुत रस का हो जाता है विस्मय या आश्चर्य। इसके अलावा हमारे और भी रस होते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में दो होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। जिन दोनों का जो आपका स्थायी भाव होता है वो रति होता है। हास्य रस का होता है हास, वीर रस का होता है उत्साह, और शांत रस का होता है वैराग्य, निर्वेद या शम। वात्सल्य रस का होता है वात्सल्य, भयानक रस का होता है आपका भय, और विभत्स रस का क्या होगा, जुगुप्सा हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोठा। तो राइट आंसर इज ए। दृष्टांत कोई छंद नहीं, चौपाई, दोहा, सोठा क्या ये सब छंद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व आयादी संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? ये तो मुझे लगता है सभी को आता होगा ये आंसर। व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो द राइट आंसर इज बी, स्वर संधि। जहाँ पर किसी भी वर्ण का क्या आपका लास्ट सब, लास्ट जो आपका वर्ण, एक मिनट मतलब आपका दो स्वरों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हो, आपका पहले वर्ण की अंतिम ध्वनि और दूसरे वर्ण की पहली ध्वनि क्या हो, दोनों ही स्वर हो, तो वहाँ पर स्वर संधि होता है। ये सब क्या है, स्वर संधियाँ हैं। नेक्स्ट, 11 और 12 आपको सेम आंसर देना, मतलब कि उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा समास है। पथ भ्रष्ट, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? क्या होगा इसमें, पथ भ्रष्ट को अलग अलग करिए तो क्या होगा, पथ से भ्रष्ट। और जहाँ पर आपका योजक आ जाता है बीच में, कारक आ जाता है, तो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर इज तत्पुरुष समास। और यहाँ पर आपका क्या है, पथ से भ्रष्ट। तो ये क्या अपादान कारक है कि करण कारक है, ये मुझे कमेंट करके आप बताइए। और आपका जो अव्ययभाव समास होता है वो क्या होता है, जो आपका अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और आपका कर्मधारय समास, ये तीनों क्या होते हैं। जो आपका कर्मधारय समास होता है इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका क्या होता है, विशेष। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, या फिर इसमें पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय का हो। मतलब इसमें उपमान उपमेय का और विशेषण विशेष का संबंध होता है। आपका द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या फिर या का लगता है, जैसे पाप पुण्य माता पिता, तो ये आपको द्वंद्व समास होते हैं। अव्ययभाव समास क्या होते हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान था तो दूसरा पद गौण होता है, वो अव्ययभाव समास होता है। जैसे यथा मति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, ठीक है। जैसे कि प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, आजीवन, जीवन भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी का क्या होगा समास, बहुब्री, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष? द राइट आंसर इज द्विगु। द्विगु का मतलब हुआ
यहाँ पे अष्टाध्यायी मतलब आठ आठ ध्यायी क्या हो गया, आष्ट यहाँ पे क्या है, जो छंद है यहाँ पे काव्य है उनका क्या है, समाहार है, मतलब समाहार कलेक्शन है। तो जहाँ पर भी आपका नंबर्स दे देता है, नवग्रह है, तिकोड़, चतुर्दिक, अगर ऐसे नंबर्स की बात करते हैं, पंचवटी, तो ये सब क्या होते हैं आपके द्विगु समास, मतलब जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक कारक विशेषण हो, सॉरी संख्यावाचक विशेषण होता है और समूह और समाहार का बोध कराता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी या चिदंबरा? तो द राइट आंसर इज चिदंबरा। चिदंबरा के लिए उनको क्या मिला था, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1961 में। और जो आपको ये युगवाणी है, तो युगवाणी से लेके आत्मीयता तक की उनकी जितनी भी रचनाओं का संग्रह है वो चिदंबरा में है, चिदंबरा में उनका संग्रह है, इसलिए चिदंबरा के लिए 1961 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, पैसाची, मागधी या अर्धमागधी? तो द राइट आंसर इज ए, ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी, जब भी ये भाषा का विकास हुआ था, भाषा के विकास जब हमारे इतिहास इसका स्टार्ट हुआ था, तब इसमें हमने 7 अपभ्रंशों विकसित हुए थे। हमारे कितने अपभ्रंश विकसित हुए थे? टोटल 7 अपभ्रंश विकसित हुए थे, जिसमें से आपका पहला था सौरसेनी। सौरसेनी में जो आपकी बोली आधुनिक भारतीय जो भाषाएं विकसित हुई वो थी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। ये 4, मतलब खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, ये सौरसेनी की थी। पैसाची में आपकी लहंदा और पंजाबी थी। ब्राचड़ में आपकी आपकी सिंधी लैंग्वेज थी। खस में पहाड़ी, कमायूनी और गढ़वाली थी। महाराष्ट्री में आपकी मराठी लैंग्वेज आती थी। और अर्धमागधी में आपकी आ जाती थी पूर्वी हिंदी, बिहारी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आपकी आती थी। मागधी में आपकी आती है बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। ये सारी लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज किसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन से देखिए आ ही गया, और आप मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि प्राकृत के कितने प्रकार हैं? तो प्राकृत के कुछ प्रकार 5 होते हैं, सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्र, अर्धमागधी और मागधी। ये तो हो गए प्राकृत के प्रकार। कंफ्यूज मत होइएगा, प्राकृत के 5 प्रकार है और अपभ्रंश के 7 प्रकार हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया, उसको आपको पढ़ना, उसके बाद आपको आंसर्स देने हैं। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, देखिए। राष्ट्र का सर्वागीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था में ही त्रुटि ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय में किया जाता था, आज ही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कृति विद्यार्थी संध्या वदन या शिक्षा सूत्र रख कर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे। इसका घातक परिणाम चारित्र दोष के रूप में आज देश के सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया था। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता समाज उपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। राइट आंसर क्या होगा आपका? पहली लाइन देखिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण का परम आवश्यक है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आप जिसे देख सके इसको। देखिए आप कहाँ पे आपको कहीं से मिल जाए क्वेश्चन, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? द राइट आंसर इज, देखिए यहाँ पे लिखा है जनतंत्र के लिए यह एक महान कल्याणकारी योजना है। क्वेश्चन है आपको, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं उत्तम निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही। तो यहाँ पे उत्तम चरित्रवान व्यक्ति राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति क्या जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता के प्रति सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो देखिए ये यहाँ पे है, समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता, भारतीय संस्कृति में जीवन, यहाँ पे जीवन होगा, दिस इज अ जीवन लिखा हुआ, जीवन बिताता है, डी नंबर। तो द राइट आंसर इज, देखिए हम देख लेते हैं कि मजाक किसका उड़ाया जाता है। देखिए हमने यहाँ भी पढ़ा था कि जो अन्य छात्र, यहाँ से देखिए ये जो अन्य छात्र बुद्धि या प्रगतिशील कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, किनका मजाक उड़ाते हैं? जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो द राइट आंसर इज डी। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है पुरातन संस्कृति में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इसमें देखिए यहाँ पर है आज लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति संचालित स्कूल एवं कॉलेजों के लिए हास्यपद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी, तो यहाँ से आपको क्या आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड मैकाले की जो पद्धति है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 से 24 तक आपको जो है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए, यदि वाक्य त्रुटिहीन न हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। इनमें से क्या होगा, किसमें त्रुटि है? अगर त्रुटि नहीं है तो आपको डी ऑप्शन लगाना, बताइए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आप देखिए बी, क्योंकि श्रेष्ठतम के आगे सबसे लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ तो खुद सबसे आगे होगा, तो हमें श्रेष्ठतम के आगे सबसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाए यहाँ पे होगा रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, यह होना चाहिए। यहाँ पे सबसे वर्ड की ज़रूरत
नहीं है, तो ये आपका होगा। नेक्स्ट, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए इनमें से क्या किसी त्रुटि है या फिर नहीं है? तो द राइट आंसर इज बी। बी क्यों होगा? प्रातः काल के समय, और प्रातः काल तो सुबह की खुद ही वो बात कर रहा है, तो फिर समय लगाने का समय वर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए ठंड के दिनों में प्रातः काल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, बस इतना ही होना चाहिए था। नेक्स्ट, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं है। क्या होगा राइट आंसर? या सी नंबर, यहाँ पर विसर्जन वर्ड गलत है। नेक्स्ट, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं। तो द राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये इसमें जो सारे सेंटेंसेस जो सही लिखे हुए, जो उसके उपवाक्य सब सही है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, ये सारा सेंटेंस आपके सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा होगा या फिर डी होगा? तो द राइट आंसर इज बी, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का नहीं, उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो बी इज अ राइट आंसर, मतलब यहाँ पे वाक्य को ये गलत कर रहा है, इसलिए बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के चार चार समानार्थक वाक्य दिए गए, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र पर चिन्ह लगाइए। पत्थर को जोक नहीं लगती, इसका इस मुहावरे का समानार्थक शब्द वाक्य अंश क्या होगा? सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। द राइट आंसर इज हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब पत्थर पर कोई जोक नहीं लगती। विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि का क्या होगा? गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर या सरसरी नजर? द राइट आंसर इज डी, सरसरी नजर। नेक्स्ट, काटो तो खून नहीं, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भय के कारण स्तब्ध हो जाना। नेक्स्ट, एक आंख नभाना, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना या बिल्कुल अच्छा न लगना। तो द राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल अच्छा न लगना। उंगली उठाना, क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोषी की ओर संकेत करना या अस्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोष की ओर संकेत करना। कहते ना उसने उस पर उंगली उठाई, राम ने मोहन पर उंगली उठाई, तो मतलब राम ने क्या दो मोहन की ओर क्या दोष के लिए संकेत किया। नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ इसे, आपसे कह रहा है 30 से 34 तक आपको सेम तरह से क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले चार अंश या र ल व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। मतलब आपको सेट करना है जो सेंटेंस है, आगे पीछे सेंटेंस के जो छोटे छोटे से जो उपवाक्य हैं उनको क्या किया, मतलब वाक्य जो उपवाक्य छोटे छोटे आगे पीछे करके दिया को सेट करना है, सही तरीके से सेट करके वाक्य सही वाक्य बनाना है। पहला है समय को परखने वाला और समय की रंग से धारण, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला, 6 में दे रहा हो जाता। इसको सेट करिए, ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा राइट आंसर? आप इसको सही करिए। तो देखिए बोल कर देख लेते हैं, समय को परखने वाला और समय की, तो यह वाला और एक साथ तो नहीं आ सकते। तो समय को परखने वाला, रंग से धारण, मतलब जो समय को परखता है वो गरीब से अमीर, सही बैठा, रंग से धारण धानड़, और समय, और जो समय की उपेक्षा करने वाला, मतलब वह नंबर उपेक्षा करने वाला करोड़पति से क्या हो जाता है? भिखारी हो जाता है। तो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट,
भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को प्रयत्न करना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ए बी सी डी में, बताइए मिलाकर। चलिए देख लेते हैं मिलाकर। भारतीय गांवों के अभी भारत को मेरा नहीं मैच कर रहा। सेकंड, सुधार के लिए, भारतीय गांवों के सुधार के लिए, ये तो मैच कर रहा है। तो भारतीय गांवों के सुधार के लिए, देखिए रा से किस में आ रहा है, या तो आपका सी होगा या तो आपका बी होगा, जो आपका ए और डी नहीं होगा। आप देख लीजिए, ठीक है। भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। जैसे मैंने बोला, सेंटेंस सही लग रहा है ना। भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, मतलब या, रा और या किसमें, दोनों में है, ठीक है। सुधार के लिए और ला, सुधार के लिए सरकार को, तो इसका बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, समाचार पत्रों से प्रकाशित विज्ञापनों, आवश्यकता तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। ए बी सी डी में क्या इसका राइट आंसर होगा, मैच करिए। समाचार पत्रों में, देखिए समाचार पत्रों में, इसके बाद आपका क्या हो रहा, प्रकाशित, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, आवश्यक तथा उत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी, नहीं मैच हो रहा। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थ से परिचित होते हैं। तो मैच करिए, समाचार पत्रों से प्रकाशित विज्ञापनों, या किस में है, एक सी में एक डी में। अब उसके बाद द्वारा लोग उपयोगी, वाह, या और वाह किस में है, डी में। तो आंसर, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना जिससे एक व्यक्ति पुस्तकें हस्तलिखित होती थी के लिए विविध विषयों पर बड़ा कठिन था। अब मैच करना आपको यावराला में के अकॉर्डिंग, तो मैच करिए आप इसको। देखिए मिलाकर देख लेते हैं। प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना जिससे एक व्यक्ति, यहाँ से भी लग रहा हमें, लेकिन देख लेते हैं सही क्या होगा। देखिए प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, यहाँ से ज़्यादा मैच हो रहा है, तो ला किसमें है, बी में और डी में। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध, तो देखिए जिससे एक व्यक्ति के लिए होगा या फिर होती थी के लिए विविध विषयों पर, तो यहाँ पर ये होगा, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना क्या होता था, बड़ा कठिन था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत जैसे देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक जनसंख्या वाले अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ए बी सी डी में आपको राइट आंसर करना, आप खुद मैच करिए फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भारत जैसे देशों के लिए, है ना, भारत जैसे देशों के लिए अधिक जनसंख्या वाले, नहीं हो, भारत जैसे देशों के लिए, इसके बाद क्या होगा आपका, अब हम यहाँ से इसे बनाए भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले, यहाँ से ज़्यादा मैच हो रहा, भारत जैसे देशों के लिए फिर अधिक जनसंख्या वाले नहीं मैच हो रहा। तो भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। फिर सुनिए, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले, ला किसमें है, ए और सी में है। फिर देशों के लिए, या किसमें, ए में है। फिर अधिक जनसंख्या
कुटीर उद्योग रा और फिर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो आपका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रलिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक? बताइए। तो द राइट आंसर इज सी। जो आपकी हिंदी है आकृति की दृष्टि से अगर आप इसको देखते हैं तो ये श्लिष्ट योगात्मक या फिर हम इसे वियोगात्मक भी बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब हम अपभ्रंश भाषा की बात करते हैं या हम भाषा की बात करते हैं तो जो आपकी अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा की हिंदी अंदर ही क्या आती है? आपकी हिंदी आती है। तो इसको हम वियोगात्मक या फिर हम श्लिष्ट योगात्मक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्लिष्ट योगात्मक हो। और जबकि पाली, संस्कृत एवं प्राकृत है जो, इनको संयोगात्मक भाषा बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा है तो संयोगात्मक से भी पूछ सकता है कि पाली, संस्कृत एवं प्राकृत कौन सी भाषा है, तो ये संयोगात्मक भाषा है। जबकि अपभ्रंश और हिंदी जो होती है वो आपकी क्या होती है? वियोगात्मक या फिर श्लिष्ट योगात्मक भाषा होती है। जो चीनी भाषा मंडारिन है वो अयोगात्मक है। और जो द्रविड़ भाषा है, जो हमारी जैसे द्रविड़ क्या है आपकी आंध्र प्रदेश की तेलुगु आपकी जो है वो क्या है? आपकी द्रविड़ भाषा है। और कहाँ कहाँ की लैंग्वेज होती है? आप मुझे द्रविड़ भाषा की 4 लैंग्वेज होती है आपकी, केरल की, तमिल की, आंध्र प्रदेश की। तो ये सारी जो लैंग्वेज है आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्रविड़ परिवार की जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी। आपको केरल की बताना है, तमिलनाडु, आंध्र की और कर्नाटका की, 4 जगह की आपको बताना है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संवृत? तो बताइए ऊ क्या कौन सा स्वर है? तो देखिए, अगर हम जीभ के प्रकार के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो हमारा स्वर होता है वो 3 प्रकार, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर जो होता है वो होता है ई ए। मध्य स्वर जो होता है वो आ होता है। और जो पश्च स्वर होता है वो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और औ। जो डॉक्टर में औ लगता है ना वो औ। ये कौन से थे? पश्च स्वर होते हैं। एक चीज तो हमारी क्लियर होगी कि पश्च स्वर है, मतलब कि ये गलत हो आपका, ये गलत और ये गलत है। अब डी और बी में आपको, ए और डी में बताना आपको कि विव्रत है या संव्रत है। तो मुख्य द्वार के खुलने के अकॉर्डिंग विव्रत, विव्रत मतलब तो ओपन, संव्रत मतलब होता है क्लोज। तो मुख्य द्वार के खुलने के अकॉर्डिंग भी 4 भागों में हमने डिवाइड किया, एक तो विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। तो विव्रत मतलब ओपन, तो उसको हम बोलते हैं सबसे जो बड़ा होता है वो विव्रत होता है। और जो अर्धविव्रत होता है वो छोटा आ, ए, औ और जो डॉक्टर में ओ लगता है ना उपचांद, वो औ। और जो संव्रत होता है ई उ। और जो अर्धसंव्रत होता है वो ए और ओ, ए और ओ होता है। तो आपसे कह रहा है कि जो आपका ऊ होता है, जो बड़ा ऊ होता है वो क्या होता है? संव्रत होता है। तो द राइट आंसर इज डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पूर्वी हिंदी? हिंदी को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, मतलब हिंदी के प्रचलित रूप निम्नलिखित 3, एक होता है आपका पश्चिमी हिंदी, एक होता है पूर्वी हिंदी और एक होता है पहाड़ी प्रदेश की बोलियाँ या पहाड़ी हिंदी भी इनको कह दिया जाता है। लेकिन मेन होती है पश्चिमी और पूर्वी हिंदी जो फेमस है आपकी। उसके अंतर्गत जो आपने डिवाइड कर रखा है बोलियों को, तो बताइए इनमें से छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? तो द राइट आंसर इज डी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 4 लैंग्वेज आ जाती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। और जो पश्चिमी हिंदी उसके अंदर आती है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा राजस्थानी। ये आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंदर, ये बोलियाँ। इसी के आधार पर मैंने बोला था अगर आप ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा राजस्थानी और पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ और बिहारी को जोड़ लेते हैं तो 10 लैंग्वेज हो जाती हैं आपकी प्रमुख विख्यात बोलियाँ। लेकिन अगर हम इसी में
और चीज़ अगर हम देखते हैं कि आपकी जो अगर हम राजस्थानी या बिहारी को अलग कर देते हैं तो 8 हो जाती हैं। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ओ, ए, ऐ या औ? चांद बिंदी आ के ऊपर चांद बिंदी। बताइए कौन सा प्रत्यय होता है जो बहुवचन के रूप में जाना जाता है? जैसे मैंने लिखा व्यक्ति, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तियों, तो हमने क्या लगाया? ओ, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, उत्कर्ष एवं एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक? तो द राइट आंसर इज डी हो गया। डी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका गुणवाचक होगा, क्योंकि कुशाग्र मतलब वह उसकी कुशलता के बारे में बात है, कुशलता है, अगर उसके गुणों के बारे में कि वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत विवेकी है, बहुत शांत है, तो यहाँ पे क्या आपके गुणों के बारे में बात है, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। परिणाम बोधक परिमाण बोधक होता है जिसमें हम वजन की बात करते हैं, जैसे 10 के हमने बात की कि कुछ सामान दे दो मुझे, या उसने कुछ दूध ले लिया, तो ये सब क्या आपका परिमाण बोधक। संख्यावाचक यहाँ पे जैसे 2 किलो आम, 3 किलो चावल, तो यहाँ संख्यावाचक हो गया आपका। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? यह पुस्तक मेरी है, यह राम की यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे यह क्या सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीर या तुलसीदास? राइट आंसर इज बिहारी, क्योंकि बिहारी रीति काल के कवि हैं। सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के जो कवि हैं को ही हम भक्ति काल के जो समय था उसको ही हम बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, जो कि कब से कब तक का था? मैंने पहले ही बताया आपको पहले क्वेश्चन में, 1375 से लेकर 1700 तक के समय को लगभग हम भक्ति काल कहते हैं, और 1700 से 1900 तक के समय को हम रीति काल कहते हैं, जिसके बिहारी हैं। और ये तीनों बाकी तीनों सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास कब के हैं? आपके आपके भक्ति काल के। और एक दिन मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया, मैंने उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है किसी लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में लिखी? मैंने आपको उसमें आंसर दिया था, तो आप मुझे बताइए कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। या फिनिश हो गए आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से? दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। और जो हम इसका सेकंड पार्ट है वो हम कल सॉल्व करेंगे, जो कि रीजनिंग का होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर्स के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, और यदि आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया भी लगेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्या पैटर्न से वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। तो अगर आपने मेरी दो जो आप मैंने आपके पेपर सेट करवा दी, उसके लगभग 6 क्लासेस मैंने ले ली हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। तो आपको क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी आप क्लासेस तो उसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।